सेक्शन नंबर 13 एक बार रिवाइज करते हैं। सेक्शन नंबर 13, प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, फॉर सर्विसेज वेयर सप्लायर या तो रिसिपिएंट दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर है, दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर रहेगा तभी सेक्शन नंबर 13 लगेगा। क्लियर है? सेक्शन नंबर 13(2) हम लोगों ने सीखा था जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन का मतलब जो स्पेसिफिक प्रोविजन में फिट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल प्रोविजन में जाएगा। ओके, जनरल प्रोविजन, अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल नहीं है देन इट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर। एकदम सिंपल। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 किया। ओके, सेक्शन हो चुका है लेकिन इसका क्लैरिफिकेशंस बाकी है। ओके, सेक्शन नंबर 13(3), परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, मतलब किसी पर्सन के गुड्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, नॉट द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। उसके बाद देखा किसी पर्सन के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं जैसे हेल्थ केयर, सर्जरी वगैरह, ओके, तो उस केस में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? अभी इसमें दो एक्सेप्शन मतलब कि इन दोनों केसेस में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वुड नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, इट विल बी समथिंग एल्स। ओके, सबसे पहला है गुड्स अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ठीक हुआ। गुड्स अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ठीक हुआ तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कि सप्लाई देने के टाइम पर गुड्स जहां पर था दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड सेकंड क्या था? इम्पोर्टेड टेम्पररीली इनटू इंडिया, मतलब कुछ टाइम के लिए इंडिया में आया। ओके, उसके ऊपर हमने काम किया एंड हम लोगों ने बिना यूज किए एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, ऐसे केस में इट इज LOR, दैट इज 13(2) वुड बी एप्लीकेबल। समझ में? 13(2) एप्लीकेबल हो जाएगा। सबको क्लियर है? अभी कुछ सर्कुलर्स हम लोग करने। सबसे पहला सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ओके, जो हम लोगों ने एक केस डिस्कस किया था जो मेरे क्लाइंट में था, मैंने बताया। ओके, उसके रिलेटेड ये वाला सर्कुलर था, नोटिफिकेशन था। ओके, अभी यहाँ पर बोला हुआ है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स में, कुछ कुछ एक्टिविटीज में, ऐसा नहीं कि हर एक ट्रांजेक्शन में, कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज है। ओके, हम लोग को इतना याद नहीं रखना है, दो तीन यहाँ पर लिखा है खाली। वो पूरा लिस्ट है, 2 पेज का लिस्ट है वो। ओके, वो सब साइंटिफिक नाम है, अपने को याद रहेगा भी नहीं और रखना भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना है कि जो जो एक्टिविटी स्पेसिफाई किया हुआ है उन एक्टिविटीज में द प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्या क्या देखो, CBIC by virtue of this notification has clarified that place of supply for certain services such as integrated discovery and development, bioequivalence study, okay, stability study वगैरह वगैरह, shall be location of recipient of services. Okay, shall be location of recipient of services and not where they are performed. मतलब कि अगर समझो इंडिया के बाहर से कुछ रॉ मटेरियल आया, उसको हमने टेस्टिंग किया फार्मास्यूटिकली, तो टेस्टिंग तो इंडिया में हुआ बट प्लेस ऑफ सप्लाई वुड नॉट बी इंडिया, इट वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अरे समझ, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले से। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ बिलो कंडीशन, सबसे पहला सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द टैक्सेबल टेरिटरी आर प्रोवाइडेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के तहत देना है वो सर्विस। कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपका, एग्रीड पहले से। सच सप्लाई fulfills all other conditions in the definition of export of service. ओके, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का? हाँ, हाँ, ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं। हाँ, एकदम सिंपल सिंपल कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन, सप्लायर इंडिया में होना चाहिए। ओके, सप्लायर शुड बी इन इंडिया। सेकंड कंडीशन, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर होना चाहिए, रिसिपिएंट शुड बी आउटसाइड इंडिया। तीसरा कंडीशन, प्लेस ऑफ सप्लाई जो रहेगा वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए।
ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया। चौथा कंडीशन, पैसा हम लोग को फॉरेन करेंसी में मिलना चाहिए। एंड पांचवा कंडीशन इज दे शुड नॉट बी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब अपना ही एंटिटी नहीं होना चाहिए। क्लियर क्या? अपना ही एंटिटी नहीं होना चाहिए, वो कोई दूसरा पर्सन होना चाहिए। अपना ही ब्रांच ऑफिस होगा ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो ऐसे तो लोग रिफंड क्लेम करते रहेंगे ब्रांच के ऊपर बिल बना बना के। ओके, तो यहाँ पर बोला है इट शुड नॉट बी डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, ये 5 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ओके, इसको छोड़ के ऐसा ये पॉइंट लिखा। ओके, रिसिपेंट आउटसाइड इंडिया है वो, ये नोटिफिकेशन के हिसाब से। क्लियर है क्या? तो बाकी का 4 कंडीशन तो फुलफिल होना ही चाहिए। ओके, फॉर दिस ट्रांजेक्शन, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, अगर बाकी का 4 कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपेंट मानेंगे, तो एक्सपोर्ट मानेंगे। ओके, अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस जीएसटी इंडिया में भरना पड़ेगा। क्लियर है सबको? उसके बाद सेकंड, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग determination of place of supply in case of software or designing services relating to electronics, semiconductor and design manufacturing industry। अभी तुम लोगों ने कभी इंटीग्रेटेड सर्किट सुना है? इंटीग्रेटेड सर्किट, एक ब्लैक कलर का एक आईसी रहता है। ओके, ब्लैक कलर का इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है। ओके, अपना मदरबोर्ड में वगैरह रहता है। ओके, अपना जो सीपीयू है उसके मदरबोर्ड में एक ब्लैक कलर का सर्किट रहता है। ओके, वो सर्किट रिस्पॉन्सिबल है कि पूरा सिस्टम चल रहा है कि नहीं प्रॉपरली। अभी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन क्यों लोगों ने सीख किया हो सुनो। अगर मान के चलो कि एक एंटिटी फॉरेन में है, ओके, उसने हम लोग को एक काम दिया है। काम दिया है कि आपको वो इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप करना है। क्या करना है? डेवलप करना है, डेवलप करना है। ओके, हम लोगों ने डेवलप तो कर दिया, हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप कर दिया। अभी वो बोलता है कि सच में ये सर्किट चलेगा या नहीं चलेगा, इसके लिए हम आपको कुछ किट भेज रहे, किट गुड्स भेज रहे, आप उसके ऊपर ये सर्किट को अप्लाई करो और चेक करो कि चल रहा है कि नहीं। पॉइंट समझा क्या बोला? देखो, 2 काम है अपने पास यहाँ पर। क्या 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 काम है? पहला तो हमको डेवलप करना है। ओके, जो भी हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हम लोग को इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप करना है। डेवलप डेवलप करने के बाद क्या करेंगे? ओके, उन लोगों ने टेस्टिंग के लिए गुड्स भेजा है, उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। आया समझ में क्या बोला? तो अभी यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे या फिर लोकेशन ऑफ रिसीवमेंट, इसके ऊपर सर्कुलर। देखो, हम लोग किसी के गुड्स के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं तो वैसे तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका मेन काम डेवलपिंग था, मेन काम अगर डेवलपिंग था एंड टेस्टिंग ऑन द किट्स वाज एंसिलरी एक्टिविटी, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। समझा पॉइंट? मतलब जो आप टेस्टिंग कर रहे हो तो खाली ऐसे ही है, मेन काम क्या था? डेवलपमेंट। मतलब 10 लाख रुपए लिया डेवलपमेंट का एंड 1 लाख रुपया लिया आपने टेस्टिंग का, तो मेन काम कौन सा हुआ? डेवलपमेंट। तो यहाँ पर डेवलपमेंट है, मतलब वो 13(2) का बात है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन मान के चलो कि आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करने का काम दिया, यस, देन इट इज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपका मेन काम खाली टेस्टिंग का है, ओके, आपने डेवलप नहीं किया, आपने डेवलप किया ही नहीं, काम क्या आपका मेन? टेस्टिंग। ओके, वो लोग किट्स भेज रहे हैं, आपको क्या करना है? इसके ऊपर टेस्टिंग करना है। तो यहाँ पर आप गुड्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, इफ डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग is the principal supply, then the place of supply would be location of recipient. If the testing of kits is the principal supply, then the place of supply would be place of performance। क्लियर है क्या? सबको समझ में आया? तो 2 ट्रांजेक्शन किया हम लोगों ने अभी। कौन सा 2 ट्रांजेक्शन किया? सबसे पहला फार्मास्यूटिकल सेक्टर,
कुछ स्पेसिफिक केसेस में द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ओके, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर। ओके, इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर। इसमें दो चीजें सीखी हम लोगों ने। अगर अपना मेन काम डेवलपमेंट था तो सेक्शन 13(2), अगर अपना मेन काम डेवलपमेंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करने का था, देन इट इज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। आया समझ में? उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर कटिंग and polishing activity on unpolished diamonds which are temporarily imported into India, the place of supply would be LOR। Knowledge। इसमें क्या बोला है कि इंडिया के बाहर से आपको रफ डायमंड आता है, रफ डायमंड मतलब पॉलिश नहीं होता, अनपॉलिश डायमंड आता है। इंडिया में क्या करते हैं हम लोग, उस डायमंड को पॉलिश करेंगे, पॉलिश होने के बाद हम लोग उस डायमंड को वापस भेज देंगे। तो हम लोगों ने इंडिया में कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म किया, पॉलिशिंग एक्टिविटी। अभी ये पॉलिशिंग एक्टिविटी तो गुड्स के ऊपर परफॉर्म हो, तो वैसे तो क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर वो डायमंड्स आप लोगों ने इंडिया में यूज नहीं किया, ओके, विदाउट यूज इन इंडिया, नॉट पुट टू यूज, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ओके, अगर आप लोगों ने इंडिया में उस डायमंड को यूज नहीं किया, वो यूज करना मतलब समझो किसी फिल्म में आपने वापरा, ओके, वो कुकड़ू को, ठीक है, उसमें अगर डायमंड यूज किया, या फिर किसी भी ऐसा ज्वेलरी फंक्शन में इसको डिस्प्ले किया, तो अगर इसको बोलते हैं यूजेज करना। अगर यूजेज नहीं किया डायमंड को और डायमंड को आपने एक्सपोर्ट कर दिया पॉलिश करके, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, नॉट प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। देखो जिधर जिधर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बन रहा है उधर जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई आ रहा है जो भी स्टेट में आप कर रहे हो, समझा। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आ रहा है तो बाहर वाले का जगह प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, बाहर वाले का माना जाएगा तो फिर जीएसटी नहीं आएगा, एक्सपोर्ट माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ B2B MRO सर्विस, दैट इज सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। मतलब कि अगर समझो कोई भी वेसल या तो एयरक्राफ्ट, यहाँ पर देखो एयरक्राफ्ट इंजन और वेसल और एनी अदर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, मान के चलो कि दुबई से कोई प्लेन आ रहा था, ओके, प्लेन में कुछ टेक्निकल खराबी है, मतलब कि वो बरोबर नहीं है, ओके, इंडिया में लैंड हुआ, इंडिया में क्या किया, रिपेयरिंग किया, ओके, रिपेयरिंग किया उस पर्टिकुलर प्लेन का, ओके, प्लेन का रिपेयरिंग किधर किया, इंडिया में, तो परफॉर्मेंस इंडिया हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है, देखो गवर्नमेंट ने बोला द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विस, ओके, वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। मतलब इसको एक्सपोर्ट का बेनिफिट दिया जा रहा है, ओके, मतलब कि समझो दुबई का एतिहाद एयरवेज है, तो दुबई वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नॉट इंडिया। आया समझ? ओके, इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं रहेगा, दुबई रहेगा। सबको क्लियर हो रहा है? हाँ, अब पर्सनल यूज रहेगा तो फिर इधर ही रहेगा, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ही रहेगा। फॉर फर्दरेंस इन बिजनेस लिखा, ओके, फॉर यूज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब प्लेन से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, ओके, ऐसा होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि प्राइवेट जेट है, ओके, दुबई से आया प्राइवेट जेट और आपने उस पर काम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बिजनेस पर्पस। क्लियर है क्या? फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बंद करो ये, एसी बंद करो, आवाज आ रहा है, स्पीकर का तो स्लो करने। हेलो, हाँ हाँ, स्पीकर माइक में नहीं आएगा आवाज। ठीक है, क्लियर है सबको ये सब? तो अपना सेक्शन नंबर 13(3) हो चुका है अभी। अभी आगे के जो सेक्शन है एकदम सिंपल है, ओके, जो डिफिकल्ट था वो हो गया, अभी आधे घंटे में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है,
एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं बाकी। 13(2) क्या था? 13(2), हाँ 13(2) जनरल प्रोविजन। ओके, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर जनरल प्रोविजन? लोकेशन ऑफ रिसिपेंट अवेलेबल रहेगा तो वही। अगर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट अवेलेबल रहेगा तो वही रहेगा। अगर एलओआर अवेलेबल नहीं है तो एलओएस। 13(3) प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, अगर किसी पर्सन के गुड्स के ऊपर काम किया, ओके देन इट इज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। किसी पर्सन के ऊपर काम किया देन ऑल्सो इट इज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। 13(3) हुआ, कुछ सर्कुलर्स था वो जान दो। अभी डायरेक्टली 13(4), अभी इधर का 13(4) इज इक्वल टू उधर का 12(3). 12(3) क्या था उधर का? इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ओके, उधर तो एकदम डिफिकल्ट था। ओके, प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर रहेगा तो एलओआर। यहाँ पर एकदम सिंपल है, सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेस वेयर प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। बस देखो ये सेक्शन एकदम इजी है। सेक्शन 13 लीनियंट है, मैंने पहले ही बता। ओके, सेक्शन 12 डिफिकल्ट था क्योंकि दोनों जन इंडिया में थे। ओके, तो टैक्स इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए ऐसा इंटेंशन था गवर्नमेंट का। बंद करो, थोड़ी थोड़ी देर बंद करो। ओके, तो सेक्शन नंबर 13 एकदम सिंपल है। 13 क्या बोलता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जिधर भी है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। समझ में आया? माउस ही नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी एक डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, क्लैरिफिकेशन है कार्गो हैंडलिंग सर्विस के ऊपर। किसके ऊपर? कार्गो हैंडलिंग सर्विस। अभी जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्टली इंपोर्टर पोर्ट पे तो खड़ा नहीं रहेगा कि गुड्स आए लेके जाऊं तुरंत, ऐसे नहीं रहेगा। ओके, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिन अपने पास रखते हैं गुड्स, जैसे कस्टडी में रखते हैं मतलब। अभी फॉर एग्जांपल आपका कुछ पार्सल आया स्पीड पोस्ट से। ओके, आप लोग को बोला है कि आप घर पे अवेलेबल नहीं थे, आपको अभी क्या करना है, कलेक्ट करने का। ओके, वो जो स्पीड पोस्ट का ऑफिस रहेगा वहां से कलेक्ट करना है। तो अभी हो क्या रहा है, स्पीड पोस्ट एक स्पेसिफाइड एरिया में आपका प्रोडक्ट को रख देगा। अभी स्पीड पोस्ट तो एकदम छोटा एग्जांपल है, कुछ छोटा प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन अगर समझो बहुत बड़ा कंटेनर्स है तो कस्टम अथॉरिटी क्या करेगा, कस्टम्स के पोर्ट पे एक अलग से जगह में आपका गुड्स को स्टोर कर देगा। बराबर। अभी कस्टम अथॉरिटी जो है वो क्या करते हैं, वो आप लोगों से कुछ कार्गो हैंडलिंग सर्विस चार्ज करते हैं कि वो लोगों ने आपका जो गुड्स आया था उसको प्रॉपरली संभाल के रखा। अभी संभाल के रखा मतलब कि कोई जगह पे रखा रहेगा, जगह के बारे में मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोग क्या सोचेंगे, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, दैट इज लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, उसमें मेन चीज रखना नहीं था, मेन चीज था कार्गो हैंडलिंग। कार्गो हैंडलिंग मतलब कि गुड्स वेसल से उतरा, वेसल से उतार के वहां पर रखना। ओके, वहां पर प्रॉपर जगह पे स्टोर करना, वहां से प्रॉपरली रिमूव करना। ओके, ये मेन काम था। मेन काम ये नहीं था कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये मेन काम नहीं था। ओके, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो रहेगा, इट वुड नॉट बी द इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला सेक्शन बट द जनरल सेक्शन, जनरल सेक्शन 12(2) और सेक्शन 13(2).
हाँ, इंडिया आएगा। हाँ, है ना? तो जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगा फिर। ओके, मतलब अगर समझो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, ओके, हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, अभी एक्सपोर्टर जो है, ओके, वो कार्गो हैंडलिंग सर्विस हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि उधर का पोर्ट समझो हमसे वो रिकवर कर रहा है कार्गो हैंडलिंग के लिए। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड नॉट बी द प्लेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, इंडिया के बाहर का नहीं रहेगा, इंडिया रहेगा, क्योंकि 13(2) लगेगा। 13(2) में क्या बोला है? LOR, इंडियन रिसिपिएंट है, एक्सपोर्टर इंडिया का है, बट कार्गो हैंडलिंग सर्विस लेने वाला इंडिया है। पर नॉर्मली कार्गो हैंडलिंग सर्विस इंपोर्टर लेता है, नॉर्मली नॉर्मली। ओके, रेयर केसेस में एक्सपोर्टर कार्गो हैंडलिंग लेगा, क्योंकि कार्गो हैंडलिंग नॉर्मली इंपोर्टर लेगा। ओके, क्लियर क्लैरिफिकेशन। उसके बाद सेक्शन नंबर 13(5), ओके, उधर का सेक्शन नंबर 12(6) एंड 12(7) दोनों का मिक्सचर है। ओके, उधर का 12(6), 12(7) एडमिशन टू इवेंट और इवेंट मैनेजमेंट। ओके, अभी ये लोगों ने एकदम सिंपल रखा है, एकदम सिंपल, जिधर भी इवेंट हो रहा है, कुछ भी सोचना नहीं, रजिस्टर्ड को दिया, अनरजिस्टर्ड को दिया, इवेंट इंडिया में हुआ, कुछ भी नहीं, सिंपल, जहां पर इवेंट हुआ दैट्स इट, जिधर भी इवेंट हुआ दैट इज प्लेस ऑफ प्ले। क्लियर है क्या? लैपटॉप को रिस्टार्ट करता हूँ जरा, माउस काम नहीं कर रहा है। इधर तक कैसे पहुंचने हैं? बिना माउस के कैसे? अच्छा हाँ, पर वो शट डाउन हो गया ना, रिस्टार्ट नहीं होगा उसमें। और F4 भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अपना सेक्शन नंबर 13(5) तक हुआ। ओके, 13(5) एकदम सिंपल था। ओके, एडमिशन टू इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? एकदम सिंपल, कि लोकेशन वेयर इवेंट इज हेल्ड। ओके, एकदम सिंपल, प्लेस ऑफ इवेंट। 13(6), ओके, सेक्शन नंबर 13(6), ऑटोमेटिक चल रहा है माउस। ठीक है, अभी हम लोग सेक्शन नंबर 13(6) करेंगे। ओके, 13(6), अभी 13(6) में लिखा है कि 13(3), 13(4) एंड 13(5), ओके, जो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा, इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड, और उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एंड एडमिशन एंड और इवेंट मैनेजमेंट। ओके, इन सब के केस में अगर अगर सर्विस दिया जा रहा है मल्टीपल लोकेशन पे, इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। ओके, मतलब कि मान के चलो रिलायंस है, उसने शकीरा को बुलाया, ओके, गाना गाने के लिए, ओके, इवेंट मैनेजमेंट के लिए बुलाया एग्जांपल, एंड बोला कि महाराष्ट्र में, गुजरात में और न्यूयॉर्क में आप लोग को क्या करना है? इवेंट करना है। ओके, महाराष्ट्र, गुजरात एंड न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडेड इन मल्टीपल लोकेशन, रिमोट, मल्टीपल लोकेशन इंक्लूडिंग लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब बहुत सारा लोकेशन है। ओके, टैक्सेबल टेरिटरी भी एक लोकेशन है। क्लियर है क्या? ओके, टैक्सेबल टेरिटरी भी एक लोकेशन है।
मल्टीपल लोकेशन है, उसमें से एक टैक्सेबल टेरिटरी भी एक लोकेशन है। ओके, तो यहाँ पर कहा जाता है कि एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वुड बी टैक्सेबल इन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब कि इस केस में रिलायंस को पूरे के पूरे सर्विसेज पे जीएसटी इंपोर्ट ऑफ सर्विस में भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पर तो खाली महाराष्ट्र एंड गुजरात में काम हुआ, न्यूयॉर्क में बाकी का हुआ। पूरे पे भरना पड़ेगा, पूरे पर। ओके, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वुड बी टैक्सेबल। समझ में आ गया? इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा। रिलायंस ने शकीरा को हायर किया था, शकीरा वॉज सप्लायर यूएस एग्जाम्पल। ओके, रिलायंस इंडिया, ओके, रिसिपिएंट। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी कौन भरता है? आरसीएम में भरते हैं। हाँ, वो तो बाइफर्केशन करेंगे। हाँ, वो बाइफर्केट होएगा, वो रूल्स हम लोग पढ़ने वाले। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि टैक्सेबल किधर होएगा? इंडिया में टैक्सेबल होएगा कि थोड़ा इंडिया में थोड़ा बाहर? नहीं, पूरा का पूरा इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? पूरा का पूरा इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो समझो फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपीस चार्ज किया था। ओके, इस तरीके से था, 10 लाख रुपीस महाराष्ट्र में सर्विस देना है, 10 लाख रुपीस गुजरात में एंड 10 लाख रुपीस न्यूयॉर्क में। ओके, इस तरीके से इन लोग का डिसीजन हुआ था। अभी ये 30 लाख के ऊपर जीएसटी इंडिया में पे करना, ये तो क्लियर है, लेकिन न्यूयॉर्क का जो पोर्शन है उसके ऊपर हम लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनाना पड़ेगा? इंडिया। लेकिन इंडिया में कौन सा स्टेट? यहाँ पर हम लोग अदर टेरिटरी बनाते हैं। अदर टेरिटरी, ओके, 99 करके कोड रहता है, अदर टेरिटरी करके, कभी देखा रहेगा तो। अपना जैसे महाराष्ट्र का 27 रहता है, ओके, गुजरात का 24, वैसा एक अदर टेरिटरी करके एक कोड रहता है। ओके, अदर टेरिटरी अगर हम लोग डालेंगे तो जीएसटी सभी स्टेट्स को इक्वली मिलता है। ओके, सभी स्टेट्स को मिलेगा। आया पॉइंट समझ में? देखो, महाराष्ट्र का 10 लाख का तो महाराष्ट्र को मिलेगा ही, गुजरात के 10 लाख पे गुजरात को मिलेगा ही, एंड उस 10 लाख पे सभी को मिलेगा, एवरीवन। आया समझ में? इक्वली मिलेगा। उसके बाद 13(7) अगर एक से ज्यादा स्टेट्स में दिया है सर्विस। अब देखो, हम लोगों ने ऊपर क्या देखा? एक से ज्यादा कंट्री, मतलब कि इंडिया और इंडिया के बाहर। लेकिन सेकंड में क्या देख रहे हैं? इंडिया में ही है, लेकिन मल्टीपल स्टेट्स में, मल्टीपल स्टेट्स में। then in that case place of supply would be bifurcated into that particular states. okay, एग्जाम्पल मान के चलो कि ओके, शकीरा इंडिया में आई। ओके, रिलायंस को सर्विस दिया। रिलायंस ने बोला कि हम लोग का अवार्ड फंक्शन गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है एंड राजस्थान में भी। 3 जगह पर है, 3 जगह पर। शकीरा ने बोला कि टोटल होएगा 30 लाख रुपया। ओके, अभी रिलायंस के ऊपर है कि किस तरीके से इस 30 लाख को बाइफरकेट करना है। ओके, तो समझो यहाँ पर गुजरात में कोई लोग इंटरेस्ट नहीं है इतना। ओके, इन लोग को इंग्लिश नहीं समझ में, तो ये लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो इधर एक ही दिन का इवेंट करने। ओके, महाराष्ट्र में बहुत इंटरेस्टेड है लोग, तो 4 दिन का इवेंट इधर करवाया, एंड राजस्थान में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं मिला, तो यहाँ पर भी 2 दिन का ही करवाया। ओके, तो ये 30 लाख को 1:4:2, ओके, ये रेशियो में डिवाइड करेंगे, एंड रिस्पेक्टिव वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या क्या? हाँ, या तो फिर जो भी आपको चाहिए, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ डेज किया, या तो जो भी आपको करना है। ओके, रूल्स में हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली में तो रूल्स में देखेंगे, लेकिन रूल्स में लिखा है कि आपको जैसे करना है वैसे करो फॉर इवेंट मैनेजमेंट। ओके, फॉर होटल अकोमोडेशन इट इज डिफरेंट, तो बाद में पढ़ेंगे वो डिटेल। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद सेक्शन नंबर 13(8), इसको इंपॉर्टेंट मार्क। सेक्शन नंबर 13(8), ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें देखो क्या बोला हुआ। ये एक ही ऐसा सेक्शन है पूरे प्लेस ऑफ सप्लाई में जो सबसे यूनिक है। ओके, क्यों यूनिक है ये देखो। नॉर्मली हम लोग का कोशिश ये रहता है कि डेस्टिनेशन स्टेट शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन ये 3 केसेस ऐसे केसेस है जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई।
ओके, नॉर्मली इट इज डेस्टिनेशन। हम लोग हमेशा कोशिश क्या करते हैं, रिसिपिएंट रिसिपिएंट जहां पर परफॉर्म किया, मतलब कि एवरीथिंग इज डेस्टिनेशन। लेकिन ये एक ही ऐसा सेक्शन है जिसमें डेस्टिनेशन से कोई मतलब नहीं वो लोग को। मतलब किससे? सप्लायर किधर है, सप्लायर किधर है, बस सप्लायर किधर है वो बताओ, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया? अभी इस सेक्शन में कौन सा कवरेज है देखो। सबसे पहला, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी टू इट्स अकाउंट होल्डर्स। ओके, समझो एनआरई एनआरओ अकाउंट्स। ओके, एनआरई अकाउंट मालूम है, एनआरई एनआरओ अकाउंट। ओके, नॉन रेसिडेंट का अकाउंट रहता है। ओके, अज्यूम करो कि सिटी बैंक यूएस। ओके, सिटी बैंक में एनआरई का अकाउंट है। ओके, इंडिया के बाहर का रिसिपिएंट है। ओके, वो आउटसाइड इंडिया का हो गया अभी, एनआरआई है तो। ओके, सिटी बैंक इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू नॉन रेसिडेंट, इसीलिए सेक्शन नंबर 13 लगा। ओके, तो जो सिटी बैंक सर्विस दे रहा है एनआरआई को, ओके, अगर ये सेक्शन नहीं होता तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होता? आउटसाइड इंडिया। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एक्सपोर्ट मान लेते, पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला इसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब बैंक का लोकेशन इज प्लेस ऑफ। आ रहा है क्या पॉइंट समझ? बैंक का लोकेशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है क्या? ओके, इंडिया का सिटी बैंक ओके सर्विस दिया है यूएस के एनआरआई को या फिर नॉन रेसिडेंट को। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए वैसे? अगर ये सेक्शन ना होता तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाता, एक्सपोर्ट मान लेते। पर गवर्नमेंट ने क्या कहा, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। समझा सबको? तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट्स नहीं मिला, एक्सपोर्ट का बेनिफिट्स नहीं मिल रहा बैंक को। क्यों नहीं मिल रहा बैंक को? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बना दिया। क्लियर? सेकंड, इंटरमीडियरी सर्विस। ओके, इसको हम लोग समझेंगे जरा। इंटरमीडियरी सर्विस थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला। यहाँ पर देखो, सेक्शन नंबर 13(8) हम लोग कर रहे थे। ओके, सेक्शन नंबर 13(8) में बी वाला पॉइंट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज इंटरमीडियरी सर्विस। ओके, इंटरमीडियरी सर्विसेज। अभी मान के चलो कि हाँ, भेजा था, भेजा इधर से ही भेजा था मैंने, कल ही भेजा, इधर से ही भेजा था। पता नहीं, निकलने के पहले ही मैंने भेजा था। क्या क्या? हाँ था। मैंने तो उसी उसी पीडीएफ में लिख रहा हूँ, तो दोनों एक साथ। ठीक है, इंटरमीडियरी सर्विसेज। ओके, इंटरमीडियरी सर्विस का मतलब है कि जो कमीशन एजेंट रहता है, ओके, उन लोग का सर्विस का यहाँ पर बात हो रहा है। ओके, कमीशन एजेंट के सर्विस का बात हो रहा है। ओके, मान के चलो कि यूएस में एक पार्टी है, ओके, एक पर्सन है। ओके, उसने क्या किया है, इंडिया में एक एजेंट को अपॉइंट किया। ओके, उसने क्या किया, इंडिया में एक एजेंट को अपॉइंट किया। किस लिए अपॉइंट किया? ताकि वो इंडिया में से कुछ कस्टमर्स को रेफर कर सके यूएस में। ओके, कस्टमर्स है, वो कस्टमर्स को क्या बोलता है कि आप यूएस की पार्टी से गुड्स खरीदो। आया समझ में? तो ये इंटरमीडियरी सर्विस किसको दे रहा है? यूएस वाले को। मतलब ये कमीशन इनकम अर्न कर रहा है। आ रहा है पॉइंट समझ? तो ये इंडिया वाला पर्सन है, कमीशन का इनकम अर्न कर रहा है, एंड ये कमीशन का पेमेंट करता है। तो इन दोनों में सप्लायर और रिसिपिएंट कौन है? ओके, जो कमीशन एजेंट है वो कौन हुआ? सप्लायर। एंड यूएस का जो पार्टी है वो कौन हुआ? रिसिपिएंट। ओके, अगर ये सेक्शन नहीं होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता? यूएस होता।
ओके, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। कौन सप्लायर? यूएस वाला सप्लायर है क्या? नहीं, कमीशन एजेंट की बात हो। ओके, कमीशन एजेंट इज द सप्लायर। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इंडिया रहेगा, इंडिया। ओके, इंडिया वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आ रहा पॉइंट समझ में? क्या क्या? हाँ, फॉरेन में है वो। ओके। हाँ, इंटरमीडिएरी सर्विस है ना ये, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर आपको। देखो यहाँ पर तीन पार्टी होना चाहिए पहले तो। ओके, अगर कमीशन एजेंट बाहर बैठा है और रिसिपिएंट से ले रहा है, मतलब उसी को ही गुड्स बेच रहा है, उसी से कमीशन ले रहा है, दो ही पार्टी है ना मतलब। एक इंडिया में है। ओके। अच्छा, मतलब उल्टा केस है इन शॉर्ट। एक सेकंड, कमीशन एजेंट किधर है? आउटसाइड इंडिया। ओके, ये यूएस वाला पर्सन किधर है? बाकी सब कुछ सेम ना। तो वही उल्टा होएगा, मतलब कि आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। हाँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड है क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर बोल दिया ना उसमें। ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर, कमीशन एजेंट बाहर है ना। हाँ, तो नहीं आएगा ना, प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर रहेगा तो नो जीएसटी। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में रहेगा तो ही जीएसटी आएगा। जब भी कमीशन एजेंट इंडिया में रहेगा तभी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है एंड तभी जीएसटी आएगा। हाँ, टैक्सेबल पर्सन कोई है ही नहीं, मतलब कि इसको हम लोग बेसिकली इंडिया के बाहर का पर्सन है वो। ओके, रिसिपिएंट इंडिया का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्कशन तो करेंगे, क्योंकि नहीं तो आरसीएम में आएगा कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा। आरसीएम इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर लगने के लिए तीन कंडीशन है। सप्लायर बाहर होना चाहिए, तो कमीशन एजेंट बाहर है। ओके, रिसिपिएंट इंडिया का पर्सन है। ओके, वो इंडिया में है। दोनों फुलफिल हो गया। अभी तीसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी इंडिया, पर इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लाई दैट इज आउटसाइड इंडिया, तो इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे, जीएसटी नहीं। लेकिन सप्लाई का डिस्कशन तो करेंगे। ओके, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आ गया तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा ना इसकी। सबको समझा ये पॉइंट? अभी इसके ऊपर टैक्स कौन सा पे होगा? क्योंकि ये महाराष्ट्र में फॉर एग्जाम्पल, टैक्स कौन सा पे करेंगे इसके ऊपर? आईजीएसटी, सीजीएसटी? क्यों? कैसे कैसे डिसाइड करते हैं? एलओएस एंड पीओएस दोनों सेम स्टेट में रहेगा तो सीजीएसटी एजीएसटी लगता है। हु इज एलओएस? महाराष्ट्र। व्हाट इज पीओएस? महाराष्ट्र। तो कौन सा टैक्स लगेगा? समझ में आ गया उन लोगों ने क्या? सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? बट फिर भी आईजीएसटी आएगा। तुम लोगों ने तुक्के से सही बोल दिया था, इसीलिए बोले गलत है। ओके, आएगा आईजीएसटी। अभी क्यों आईजीएसटी आएगा वो हम लोग को डिस्कस करना था। तुम लोगों ने पहले ही राइट आंसर दे दिया, तो अभी क्या डिस्कस? समझ में आ गया? एलओएस पीओएस दोनों सेम स्टेट है, पर फिर भी इस ट्रांजेक्शन के ऊपर आईजीएसटी आएगा। नहीं, सुनो अभी, हम लोगों ने सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 किया था। ओके, सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट किया था। ओके, जिसके अंदर एक प्रोविजन था। ओके, एंड सेक्शन नंबर 8 भी किया था, दोनों किया था। सेक्शन नंबर 8 का जो स्टार्टिंग है, हेडिंग है, वर्डिंग्स। ओके, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12। ओके, एक बार ओपन करो, देखो लिखा है क्या वर्डिंग्स? लिखा तो रहेगा। ठीक है, जान सुनो सुनो। सेक्शन नंबर 8 का एक वर्डिंग्स था, मैं बोल देता हूँ। जब भी सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों जन इंडिया में रहेंगे, तो दोनों जन इंडिया में रहेंगे एंड एलओएस पीओएस सेम स्टेट रहेगा, देन इट वुड बी इंट्रा स्टेट। ऐसा हमने यहाँ पर पढ़ा था। ओके, क्या पढ़ा था देखो, एलओआर एलओएस। ओके, दोनों जन कहाँ होने चाहिए? इंडिया में। दोनों जन इंडिया में होने चाहिए। एंड एलओएस एंड पीओएस
ये क्या होना चाहिए, सेम स्टेट। तभी कोई ट्रांजेक्शन को क्या माना जाएगा, इंट्रा स्टेट। ध्यान से देखो, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या लिखा है देखो, LOR LOS दोनों जन इंडिया में होने चाहिए एंड LOS POS सेम स्टेट में होना चाहिए। अपने केस में सेकंड तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन फर्स्ट ही फुलफिल नहीं कर रहा है, तो सेक्शन 8 के हिसाब से ये इंट्रा स्टेट नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी सेक्शन नंबर 7 में सब सेक्शन 5 में सी था, ओके, ऐसा ट्रांजेक्शन जो सेक्शन 8 के हिसाब से इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है एंड जो ऊपर दिए हुए सेक्शंस के हिसाब से इंटर स्टेट सप्लाई भी नहीं है, उन ट्रांजेक्शन को सेक्शन 7(5)(c) क्या बोलेगा, इंटर स्टेट। देखो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज C, ये सेक्शन ने क्या बोला, जो सेक्शन 8 के हिसाब से इंट्रा स्टेट नहीं है एंड जो ऊपर दिए हुए सेक्शंस के हिसाब से इंटर स्टेट भी नहीं है, मतलब 8 के हिसाब से इंट्रा नहीं है और 7 के हिसाब से इंटर भी नहीं, तो उस ट्रांजेक्शन को सेक्शन 7(5)(c) क्या बोलने वाला है, इंटर स्टेट। आया समझ में? तो ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जो रेसिडुअल में है। हाँ, क्योंकि जो स्पेसिफिकली कवर होता है तो हम लोग उधर ही करेंगे। नहीं मतलब बोला है कि अगर इंटर स्टेट हो रहा है ऊपर के हिसाब से तो आप उसी में चले जाओ, अगर ऊपर से भी नहीं हो रहा है तो हम लोग रेसिडुअल में आएंगे। ओके, ऊपर वाले में भी कब आ सकते हैं हम लोग, जब दोनों जन इंडिया के अंदर है। ओके, इसमें भी वो पॉइंट था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, अपने वाले इस केस में इंट्रा स्टेट नहीं है, क्यों नहीं है वो समझा, क्यों नहीं है, क्योंकि एक जन इंडिया के बाहर है, ओके, एंड ये दोनों सेम स्टेट है, उससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। ओके, ये पहले फुलफिल होना चाहिए, बाद में ये फुलफिल होना चाहिए, लेकिन अपने केस में ये वाला फुलफिल हो रहा है लेकिन ये फुलफिल नहीं हो रहा, तो हम लोग सेक्शन 7(5)(c) में जाके चेक करेंगे, तो इसको हम लोग इंटर स्टेट मानेंगे, इसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएस। समझा पॉइंट? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो एग्जाम में CGST SGST लिखना है। ओके, फॉर एग्जाम इट इज CGST SGST, क्योंकि एग्जाम में इतना तुम लोग से एक्सपेक्ट नहीं करें। ओके, एग्जाम में तुम लोग को CGST SGST, तो नोट वगैरह लिखोगे तो सही मिलेगा, लेकिन फिर भी कोशिश ये करना कि जो एग्जाम तक रेस्ट्रिक्टेड है वो उधर ही लिखो ऐसा, ट्राई वो कर। आया समझ में? एग्जाम के लिए इट इज नॉर्मल, एकदम बच्चे लोग जैसे सोचते हैं LOS POS सेम स्टेट तो CGST, बस वही लिख के आना। ओके, एकदम प्रोफेशनल सोचे IGST। क्लियर है सब? तो अपना 13(8) का 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, हायरिंग ऑफ ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यॉट अदर देन वेसल एयरक्राफ्ट अप टू 1 मंथ। ओके, अभी यहाँ पर क्या देखो बोला, हायरिंग ऑफ ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क इंडिया में आया फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो वो बस में ट्रैवल करेगा क्या, तो लैम्बोर्गिनी में ट्रैवल करेगा, टेस्ला इधर थोड़ी मिलेगा। ओके, या तो इंपोर्ट कर लेगा, जो भी मान के चलो कि उसने लैम्बोर्गिनी में ट्रैवल किया, बेसिकली वो लैम्बोर्गिनी खरीदेगा तो नहीं, 4 दिन के लिए क्या खरीदेगा, तो वो क्या करेगा, भाड़े पर लेगा। इस कॉल्ड एज हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। समझ में आ रहा है? हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी यहाँ पर बोला इंक्लूडिंग यॉट, मतलब कि जो वेसल रहता है शिप जैसा, मतलब टूरिज्म के लिए उसको यॉट बोलते हैं। ओके, वो इसमें इंक्लूड हो रहा है, लेकिन वेसल और एयरक्राफ्ट को हटा दिया। ओके, हायरिंग ऑफ ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन वेसल एयरक्राफ्ट। अगर वेसल या तो एयरक्राफ्ट रहा, ओके, वेसल या तो एयरक्राफ्ट रहा, तो ये सेक्शन से बाहर है। ये सेक्शन से बाहर है मतलब क्या प्लेस ऑफ अप्लाई आएगा इसका, क्या प्लेस ऑफ अप्लाई आएगा,
13.2, यस, इस सेक्शन में आएगा तो 13.8, इस सेक्शन से बाहर रहेगा तो 13.2, तो 13.2 आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कार। ओके, अदर मीन्स में ये लोगों ने कहा कि अप टू 1 मंथ रहेगा। ओके, अप टू 1 मंथ रहेगा, देन इट इज 13.8, दैट इज LOS। लेकिन अगर मोर देन 1 मंथ रहेगा तो 13.2 आया। अपन समझ में? तो गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या, देखो, अगर अप टू 1 मंथ है, अप टू 1 मंथ है मतलब नॉर्मली इट वुड बी टूरिस्ट। टूरिस्ट रहेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया, दैट इज LOS। एंड अगर नॉर्मल बिजनेसमैन रहेगा, ओके, 1 महीने से ज्यादा के लिए उसने भाड़े पर लिया, तो कुछ बिजनेस पर्पज से आया होगा। ओके, टूरिज्म जो है वो इतना बड़ा नहीं चलेगा कि 1 महीने से ज्यादा वो टूरिस्ट टूर ही कर रहेगा। ओके, तो मोर देन 1 मंथ अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, LOR, दैट इज 13.2। एंड अगर वेसल एयरक्राफ्ट रहेगा तो वैसे ही 13.2। फिर इसमें पीरियड चेक नहीं करना है। ओके, वेसल एयरक्राफ्ट में हम लोग को पीरियड चेक ही नहीं करना है। क्लियर है क्या? इसको देखो एक बार, कुछ डाउट है कुछ? इसको बना लो। जो टूरिज्म है तो गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेनर है, वो लोग तो खर्चा करने को रेडी है। लो GST उधर ही बना दो, उधर ही बना दो, लास्ट में है ना जगह। हुआ? डाउट क्लियर? अभी उसके बाद सेक्शन नंबर 13.9 करके जो पहले था उसको निकाल दिया लोगों ने। वो सेक्शन नंबर 13.9 पहले हुआ करता था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, वो सेक्शन ही हटा दिया। अभी वो सेक्शन हटा दिया तो फिर ये ट्रांजेक्शन किधर फॉल करेगा, 13.2। इसको 13.2 कर दो अभी। अभी ये डिपार्टमेंट का एक क्लैरिफिकेशन है, वो हम लोग समझेंगे। एकदम सिंपल है। टैक्सेबिलिटी ऑफ सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, अभी अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड करके एक कंपनी है जो गवर्नमेंट एंटिटी है। ओके, वो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट ओन्ड। अभी ये लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। अभी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं मतलब सैटेलाइट एक गुड्स है। ओके, वो स्पेस में छोड़ा जाता है, मतलब कि लॉन्च किया जाता है। तो ये जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट किया गया है स्पेस में। ओके, अभी ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन इसका डेस्टिनेशन जो है वो स्पेस है। भाई स्पेस में मालूम नहीं ना कि कौन सा स्टेट है, कौन सा कंट्री है, कुछ नहीं मालूम। ओके, खाली हवे में है वो। क्योंकि थोड़ा आइडिया रहता है कि इंडिया के सॉइल के ऊपर स्पेस है तो इंडिया है, बट एग्जैक्टली फिर कौन से स्टेट को देना चाहिए वो नहीं समझ में आएगा। ओके, तो ऐसे केस में इन लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रखा, देखो, एक क्लैरिफिकेशन आया जिसमें लिखा हुआ था, अगर वो सैटेलाइट से जो सर्विसेज दिया जा रहा है, जो मूवी वगैरह दिखाया जा रहा है या जो टेलीकास्ट हो रहा है, वो अगर कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया के देखने वाले, ओके, इंडिया के बाहर के लोग देखने वाले उस पर्टिकुलर चैनल को या तो उस पर्टिकुलर मूवी को या सीरियल को, ओके, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसीविंग आउटसाइड इंडिया। ओके, एंड अगर इंडिया वाले देखने वाले, ओके, तो 12.8 लगेगा।
ओके 12.8, 12.8 में क्या सीखा था हम लोगों ने? अगर अनरजिस्टर्ड को सर्विस दिया तो हाँ जीटीए वाला, जीटीए वाला हैंड ओवर किया वो, बराबर है। तो सैटेलाइट जहां से लॉन्च किया वो रहेगा अगर इंडिया के रिसिपिएंट से, तो एंड इंडिया के बाहर के रिसिपिएंट से तो आउटसाइड इंडिया, तो कोई जीएसटी नहीं आएगा। एंड अगर दोनों के रहेंगे, ओके, एक ही सैटेलाइट में दोनों लोग देखने वाले, तो उसको फिर बाइफर्केशन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द फीस चार्ज। क्लियर है? तो अगर इंडिया के बाहर के लोगों को देखने के लिए हमने लॉन्च किया है तो फिर एलओआर, एंड अगर इंडिया के लोगों को देखने के लिए लॉन्च किया तो यहाँ पर जहाँ से हैंड ओवर का मतलब कि जहाँ से वो लॉन्च हुआ है सैटेलाइट, ओके, तो लॉन्चिंग क्या क्या नहीं, वो जो सैटेलाइट में मतलब हम लोग बताने वाले हैं, ओके, जो भी समझो लाइव क्रिकेट मैच होने वाला है तो सब लोग देखने वाले, ओके, तो हम लोगों ने जिसको भी राइट्स दिया स्टार स्पोर्ट्स को दिया, तो स्टार स्पोर्ट्स को जो चार्ज किया वो इंडिया वालों के लिए फिर, ओके, उधर दूसरा कोई रहेगा, तो उस तरीके से फिर बाइफर्केशन। हाँ हाँ, यस यस, ठीक है। उसके बाद 13, 10, 13, 11 एकदम सिंपल है, जो हम लोग का सेक्शन नंबर 12 में था, सेम टू सेम है। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इजी है उल्टा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ओके, उधर क्या था? रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एम्बार्केशन, एम्बार्केशन नहीं मालूम तो 12.2। यहाँ पर इतना कटकट है ही नहीं, एकदम सिंपल। ओके, एम्बार्केशन बस। यहाँ पर सर्विसेज ऑन बोर्ड, ओके, मूवी वगैरह का सब्सक्रिप्शन लिया प्लेन में, तो ऐसे केस में उधर और इधर एकदम सेम सेम है। फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ओके, जहाँ से फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर है वो आपका प्लेस होगा, सेम टू सेम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 12, दैट इज OIDAR सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस। ओके, इसके ऊपर पूरा डिटेल में आएगा अभी। इसका प्लेस ऑफ अप्लाई क्या है देखो, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, और खाली इतना याद रखो। उसके बाद मतलब अभी हम लोग सेक्शन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इसका प्लेस ऑफ अप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ओके, रूल्स बाद में देखेंगे हम लोग। सेक्शन 14 पे आ जाओ। अभी OIDR सर्विस के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी OIDAR सर्विस दैट इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस। अभी ये सर्विस का मतलब होता है कि ऐसा सर्विस जो इंटरनेट के मोड से ही प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, बिना इंटरनेट के वो सर्विस आप लोग ले ही नहीं सकते। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, गूगल का ऐड आता है मालूम है बीच बीच में, तो गूगल जो ऐड दिखाता है बीच बीच में, ओके, वो OIDAR सर्विस है। ओके, गूगल ने जो भी ऐड दिखा इट इज OIDAR सर्विस। उसके बाद पबजी, ओके, चार लोग मिलके खेलते हैं, नेट बंद रहेगा तो खेल सकते हैं क्या? नहीं, तो इट इज OIDR। ओके, लूडो इज नॉट OIDR क्योंकि नेट बंद रख के भी हम खेल सकते हैं। ओके, ऑनलाइन नहीं खेल सकते लोगों के साथ, लेकिन नेट बंद करके हम लोग कंप्यूटर के साथ तो खेल सकते हैं, या फिर पास एंड प्ले तो खेल सकते हैं। ओके, दो जन, ठीक है। उसके बाद अ, अपना ये गूगल ड्राइव का बैकअप, वन ड्राइव सुना है? वन ड्राइव, ओके, वन ड्राइव किसके रहता है? बैकअप करता है वो क्लाउड पे। तो क्लाउड पे जो बैकअप किया वो बिना इंटरनेट के पॉसिबल नहीं है। मतलब इंटरनेट होगा तो ही ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाए। ओके, तो ऐसी सर्विसेज को क्या बोला जाता है? OIDR सर्विस। समझ में आ रहा है? अपना ये नेटफ्लिक्स, ओके, नेटफ्लिक्स पे अगर हम लोग कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, वी कैन नॉट डाउनलोड दैट मूवी, और डाउनलोड अगर कर भी पा रहे हैं तो वो ऐप पे ही देख सकते हैं। ओके, यू कैन नॉट डाउनलोड इन योर मोबाइल इंटरनल स्टोरेज।
ओके, कैशे में स्टोर रहता है उस ऐप के। ओके, तो ये OIDR है। यूट्यूब इज ऑल्सो OIDR, समझ में? क्योंकि यूट्यूब का वीडियो आप लोग डायरेक्टली यूट्यूब के ऐप से डाउनलोड नहीं कर सकते। ओके, ऑफलाइन सेव कर सकते हैं लेकिन यू कैन नॉट डाउनलोड। वो लिंक को कॉपी करके दूसरे साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो नहीं। ओके, वैसा नहीं। और यूट्यूब ने थोड़ी परमिशन दी आपको, उस ऐप में तो अलाउड नहीं था। क्लियर? अब इसका डेफिनेशन पढ़ते क्या लिखा है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस मीन्स services whose delivery is mediated by information technology over the internet or an electronic network, and the nature of which renders their supply impossible to ensure in the absence of information। मतलब अगर नेट बंद है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, देन सच सर्विसेज कैनॉट बी सप्लाई। समझ में आ रहा है क्या? अभी यहां पर ये इंपॉर्टेंट, डिलीवरी इज मीडिएटेड, मतलब डिलीवरी लेने का मोड ही इंटरनेट है। एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कि आप लोग को मैंने एक ईमेल किया। ओके, कंसल्टेंसी सर्विस, मैंने आपको एक ईमेल किया, कंसल्टेंसी दिया, ये भी तो इंटरनेट से आया ना। तो इसको OIDR बोलेंगे क्या? नहीं, इसको OIDR नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग क्या कर सकते हो, इस ईमेल का प्रिंट आउट ले सकते हो। ओके, या तो फिर आप इस मेल को सेव भी कर सकते हो, एंड आपका नेट बंद रहेगा तब भी वो मेल दिखेगा आपको। तो ऐसी सर्विसेज को हम लोग OIDR नहीं बोलेंगे। क्योंकि OIDR कब बोलेंगे? जब मीडिएट डिलीवरी इज मीडिएट थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है? जैसे गेम, ओके, नेट बंद किया तो गेम भी बंद हो जाएगा, एंड जो गेम शुरू रहेगा वो तो OIDR है ही नहीं। ओके, नेट बंद है पर गेम शुरू है, इट इज नॉट OIDR सर्विस। अभी यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स लिखा है ये सेक्शन का एग्जाम्पल्स है, सेक्शन के अंदर एग्जाम्पल्स है, ये खुद के एग्जाम्पल नहीं है, सेक्शन में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ओके, दीज आर एग्जाम्पल्स कमिंग फ्रॉम सेक्शन। क्या क्या देखो, सबसे पहला एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट, मतलब गूगल का ऐड आता है वो। उसके बाद क्लाउड सर्विसेज, वन ड्राइव, अमेजॉन क्लाउड। ओके, प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, मूवी। हेलो, हाँ किया हुआ है। हाँ, फूल कुमारी। गाँव वाले क्या? प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, ओके, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर एंड अदर इंटेंजिबल्स थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट। ओके, मतलब यहाँ पर अमेजोन प्राइम, ओके, नेटफ्लिक्स, इन सब का एग्जांपल है। गाना.com, ओके, वो लोग मोबाइल में डाउनलोड कर नहीं देते, स्पॉटिफाई। ओके, तो वो सब OIDR सर्विस हुआ। प्रोवाइडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल और अदरवाइज टू एनी पर्सन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कि ये रेसिडुअल टाइप बता रहे हैं लोग। ओके, ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट, ओके, ये भी वैसा ही। डिजिटल डेटा स्टोरेज, ओके, अपना ड्राइव पे हम लोग डेटा सेव कर सकते हैं वो। फिर ऑनलाइन गेमिंग, PUBG वगैरह, तो ये सब OIDR है। ओके, अभी यहाँ पर एक डेफिनेशन है जो अमेंडमेंट के थ्रू आया। ओके, लिखा हुआ है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग इज नॉट OIDR सर्विस। ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या है? ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स, तो ये OIDR सर्विस नहीं है। समझ में आया? ऑनलाइन मनी गेमिंग इज स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम विच इज गुड्स। ओके, तो ये OIDR के डेफिनेशन से बाहर है। समझ में आया सबको? अभी नीचे जो लिखा हुआ है, ओके, वो है फॉलोइंग आर नॉट OIDR सर्विस। ओके, ये डेफिनेशन में नहीं है, ये अलग से लिखा है। ओके, डेफिनेशन से बाहर है। क्या लिखा है देखो, सबसे पहला लिखा है एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, पोस्टर, टेलीविजन। देखो, हम लोगों ने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देखा था ऊपर,
मतलब आपके मोबाइल पे जो ऐड आता है बीच बीच में, ओके, वो ओवाईडीआर है। लेकिन अगर न्यूज़पेपर में ऐड दिया, इट इज़ नॉट ओवाईडीआर। भले आपने न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए पीडीएफ तो भेजा रहेगा वो लोग को, फोटो तो भेजा रहेगा मेल पे इंटरनेट से, नहीं, इसको ओवाईडीआर नहीं बोलेंगे। समझ में आया पॉइंट? उसके बाद डाउनलोडेबल ई बुक्स। डाउनलोडेबल का मतलब क्या है? आप लोग इंटरनल स्टोरेज में देख सकते हो, ओके, वैसा इसको बोलते हैं डाउनलोड। ओके, खाली ऑफलाइन वीविंग नहीं, आपके इंटरनल स्टोरेज में सेव होता हो वैसा। ओके, उसके बाद एजुकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेस वेयर कंटेंट इज डिलीवर्ड बाय टीचर ओवर इंटरनेट। ओके, अगर जूम पे मैंने लेक्चर दिया, जूम चालू है फॉर एग्जांपल, इसको ओआईडीआर नहीं बोलेंगे। भले नेट बंद करेंगे तो लेक्चर बंद हो जाएगा, लेकिन ये लेक्चर साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी हो रहा है एंड रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है। क्लियर? और अगर अवेलेबल नहीं भी है तो भी वो सप्लायर ने रेस्ट्रिक्ट किया है। ओके, वैसा सिस्टम बना सकते हैं कि रिकॉर्डिंग हो पाए, तो यहाँ पर इट इज नॉट ओवाईडीआर। देखो हम लोग जो सीख रहे हैं वो नॉट ओवाईडीआर सीख रहे हैं अभी, पहले सीख लिया ओवाईडीआर क्या। उसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफलाइन डिलीवरी ऑफ गुड्स। अमेजोन पे आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, ओके, डिलीवरी आपको ऑफलाइन मिलेगा, तो क्या इसको ओवाईडीआर बोलेंगे क्या? नहीं, इसको ओवाईडीआर नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद सर्विसेज ऑफ लॉयर्स एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स whose advise who advises clients through email, ये हमने पहले ही डिस्कस किया। उसके बाद कंप्यूटर और गेम्स विच आर डाउनलोडेबल फॉर एंड यूजर डिवाइस, मतलब कि मोबाइल में लूडो वगैरह डाउनलोड हो सकता है, तो वो ओवाईडीआर नहीं है। क्लियर है क्या सबको? अभी ध्यान से सुनना, ओवाईडीआर सर्विस का टैक्सेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, चार्ज ऑफ जीएसटी के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। ओके, चार्ज ऑफ जीएसटी में इंपोर्ट ऑफ सर्विस करके एक पॉइंट था। ओके, चार्ज ऑफ जीएसटी में एक पॉइंट था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वो पॉइंट ओपन करो एक बार। उधर का स्पेसिफाइड रिसिपिएंट चेक करने का। ओके, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट चेक कर, सेक्शन 5 के नीचे रहेगा, थर्ड पेज, थर्ड पेज, थर्ड पेज, पीछे पीछे, आगे आगे, आगे करो, आगे, नहीं नहीं, ऐसा आगे, हाँ, और सप्लाई में आप अभी, और आगे, पेज नंबर क्या बताओ? पेज नंबर 11 मिला क्या? रिसिपिएंट का नाम लिखा हुआ है क्या? किस तरीके से लिखा हुआ है? अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। समझा क्या लिखा है? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, उसको छोड़ के। ओके, एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। अभी हम लोग उस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे विद दिस चैप्टर। ओके, तभी हम लोग ने खाली ओवरव्यू डिस्कस किया था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस आरसीएम, लेकिन एकदम डिटेल में नहीं बताया था। अभी वो डिटेल में जानने का टाइम है, ठीक है? अभी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट क्या रहता है पहले वो समझते हैं। ओके, उसका एक डेफिनेशन है यहाँ पर जो कि अमेंड हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, पहले दूसरा था, अभी अमेंडमेंट के थ्रू ये डेफिनेशन। हाँ हाँ, ओके, क्या बोला देखो, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट मीन्स एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओके, रिसीविंग ओआईडीआर सर्विसेज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। क्या बोलते देखो, एनटीओआर का मतलब क्या बोल दिया? एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग ओआईडीआर सर्विस, रिसीविंग ओआईडीआर सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसीविंग ओआईडीआर सर्विस। मतलब एनटीओआर का डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ ओआईडीआर के कंटेक्स्ट में ही पढ़ा जाएगा। देखो इसमें ऐसा नहीं लिखा एनटीओआर मींस अनरजिस्टर्ड, ऐसा नहीं लिखा। इसमें क्या लिखा? एनटीओआर मींस अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग ओआईडीआर सर्विस।
मतलब अगर स्टूडेंट्स पबजी का गेम खेल रहे हैं तो स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड एज एंटी ओआर। ओके, अगर अपन ने गूगल ड्राइव का स्टोरेज बाय किया एक्स्ट्रा पैसा देके, ओके, इट इज एंटी ओआर, हम लोग एंटी ओआर है। हम लोगों ने अमेजोन का क्लाउड सर्विस लिया, अमेजोन क्लाउड होस्टिंग, हम लोग एंटी ओआर है। समझ में आ रहा है एंटी ओआर का मतलब? सो एंटी ओआर का टर्म सिर्फ और सिर्फ ओआईडीआर सर्विसेज के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाएगा। यहाँ तक समझा? क्या नहीं समझा? एंटी ओआर का मीनिंग क्या है? एंटी ओआर का मतलब कि हम लोग, बस उतना समझ गए। हम लोग जो ओआईडीआर सर्विस लेंगे मतलब हम एंटी ओआर है बस। ओके, आपने फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव का एक्स्ट्रा स्पेस बाय किया, सो यू आर ट्रीटेड एज एंटी ओआर। क्यों एंटी ओआर? क्योंकि यू डोंट हैव जीएसटी नंबर। ओके, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, आप अनरजिस्टर्ड हो, तो आपको क्या माना जाएगा? एंटी ओआर, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। ओके, आपने समझो पबजी का गेम का सब्सक्रिप्शन लिया, तो पबजी वाले ने सर्विस किसको दिया? एंटी ओआर को दिया। आ रहा है पॉइंट समझ में? ओके, देखो अभी थोड़ा टेक्निकल होएगा, बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे, ध्यान से सुनो। अभी आरसीएम के पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखो, स्पेसिफाइड सर्विस क्या लिखा है देखो, स्पेसिफाइड सर्विस पढ़ो, उसी पॉइंट पे पढ़ो, स्पेसिफाइड सर्विस। हाँ, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन located in नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो बाहर है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी मतलब ओवाईडीआर वाला भी आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर क्या बोला है? एनी सर्विस, तो यहां पर ओवाईडीआर भी इंक्लूडेड है। ओके, इंक्लूडिंग ओवाईडीआर। ओके, जो मैं यहां पर अलग से मार्कर से लिख रहा हूं, ओके, ये एनालिसिस का पॉइंट है, समझ के चलो। ओके, इंक्लूडिंग ओवाईडीआर, इंक्लूडिंग ओवाईडीआर। बंदी हो ये? चालू चालू है, ये बंद है? चालू करने का चाहिए आपको? कूलिंग लग रहा है बहुत। ओके, बंद कर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पर्सन इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ओके, अगर गूगल गूगल ओके गूगल ड्राइव का सर्विस दे रहा है, ओके, तो गूगल जो सर्विस दे रहा है वो इसमें कवर्ड है। पबजी का गेमर मतलब जो चाइना वाला है फॉर एग्जांपल, उसने गेम होस्ट किया, तो चाइना का गेम वाला इस सप्लायर के सर्विस के कैटेगरी में आ रहा है। ओके, रिसिपेंट कौन होना चाहिए? लोगों ने क्या बोला, बोलो रिसिपेंट। नहीं नहीं, यहाँ पर अनरजिस्टर्ड नहीं, इधर क्या लिखा है? नहीं, प्रॉपरली पढ़ो। हाँ, अदर देन लिखा है। ओके, नॉन टैक्सेबल नहीं लिखा, उसको छोड़ के लिखा है। मतलब यहां पर बोला है एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन, अदर देन एंटी ओआर, अदर देन एंटी ओआर। मतलब अगर गूगल ने हमको सर्विस दिया तो ये एंट्री के बाहर है। ये समझ में आता है? देखो, गूगल इसके अंदर था लेकिन हम लोग नहीं थे, तो आरसीएम के एंट्री से बाहर हो गया। आरसीएम के एंट्री से बाहर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? एग्जाम कब होगा? जब एग्जामेशन में होगा। एग्जामेशन नहीं है, इसको अज्यूम करो। आगे आरसीएम नहीं है तो क्या होना चाहिए? एफसीएम। ओके, एग्जामेशन नहीं है ओवाईडीआर को। आ रहा है कुछ पॉइंट समझ में? देखो अभी कुछ एग्जांपल लिखता हूं। अगर गूगल ने, ओके, अगर गूगल ने रिलायंस को सर्विस दिया, ध्यान से सुनना अभी, गूगल ने रिलायंस को सर्विस दिया, गूगल के सॉरी रिलायंस के जितने भी ऑफिसेस है सबका गूगल ड्राइव ये लोगों ने अपडेट किया। बोलो ये सर्विस
यहाँ पर कवर होगी कि नहीं होगी, खाली उतना सोच के बता। सोचो, रिलायंस इज रजिस्टर्ड, रिलायंस इज रजिस्टर्ड, कवर होगी कि नहीं होगी? देखो गूगल तो यहाँ पर कवर्ड है, ये बात तो समझ में आई। अभी रिलायंस कवर्ड है कि नहीं ये चेक करना है। क्या रिलायंस अदर देन एनटीओआर है, ये चेक करेंगे। यस, क्योंकि रिलायंस इज रजिस्टर्ड, एनटीओआर का मतलब अनरजिस्टर्ड, तो रिलायंस इज अ स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या आएगा, आरएसएम आएगा। आया पॉइंट समझ में? क्लियर है क्या? नेक्स्ट एग्जांपल, ओके गूगल ने ओके किसी अनरजिस्टर्ड दैट इज हमारे जैसे लोगों को सर्विस दिया। ओके क्या गूगल ये सप्लायर के कैटेगरी में है? यस। क्या हम लोग इस रिसिपिएंट के कैटेगरी में? नहीं है, इसीलिए एफसीए। आया पॉइंट समझ में? समझा पॉइंट्स? मतलब गूगल अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है वही जीएसटी भरेगा। गूगल अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वही रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम में भरेगा। लेकिन अगर गूगल अनरजिस्टर्ड को सर्विस दे रहा है तो यहां पर जीएसटी एफसीएम में आएगा, मतलब गूगल को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो सेक्शन नंबर 24 में तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा, ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर। अरे एक सेक्शन 24 में पॉइंट हुआ करता था, ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर, वो पॉइंट ये है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलती है कि बेचारे अनरजिस्टर्ड पर्सन से हम जीएसटी ले सकते हैं क्या? नहीं, नहीं ले सकते। वो आरसीएम में नहीं भरेगा, किसको भरना पड़ेगा? गूगल को। तो गूगल का ऑफिस यहां पर होना चाहिए, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अगर ऑफिस नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। आया है पॉइंट समझ में? क्लियर है सबको? तो यहां पर अदर देन एनटीओआर का लॉजिक समझा? तभी ये लॉजिक नहीं बताया था क्योंकि ये प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ हम लोग को पढ़ने का था। सबको क्लियर हुआ अभी? अभी यहां पर आगे लिखा हुआ है टीडीएस डिडक्टर शैल बी डीम्ड टू बी अनरजिस्टर्ड। अभी हम लोग बाद में देखते हैं क्योंकि पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ पढ़ेंगे। अगर तुम लोग को याद रहेगा तो एक अच्छा तुम लोग को सिलेबस में नहीं था, इंटर को तो सीएमए वालों को था। तुम लोग ओल्ड वाले हो ना, सीएमए 2016 बैच से पास हुए, तुम लोग को सेक्शन 51 होगा टीडीएस। नहीं था? किधर पढ़ा? ओके, सेक्शन 51 नहीं पढ़ा? ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, अपन तो डिटेल में करते हैं। पूरा बैठ हो जाएगा, पूरा रूल बैठ हो जाएगा। ओके चलो, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं। इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि टैक्स डिडक्शन का एक नंबर रहता है, जिसके पास खाली टैक्स डिडक्शन का नंबर है उसको भी हम अनरजिस्टर्ड मानेंगे, भले उसके पास कुछ तो नंबर है, पर जिसके पास टैक्स डिडक्शन का नंबर है उसको हम लोग अनरजिस्टर्ड ही मान ले वाले। ओके ठीक है, अभी सुनो यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया वो इधर लिखा हुआ है। वैसे भी ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है। ओके उसने अगर एनटीओआर को सर्विस दिया हम जैसे लोगों को, तो जीएसटी कौन भरेगा? गूगल भरेगा, गूगल भरेगा। ओके तो यहाँ पर क्या लिखा है, ओवाईडीआर सर्विस प्रोवाइडर इज अ डीम्ड सप्लायर एंड लायबल टू पे जीएसटी अंडर एफसीएम। लेकिन अगर उसने अदर देन एनटीओआर को सर्विस दिया तो आरसीएम में कवर होगा। क्लियर है सबको? जो हमने सीखा वही है एकदम। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है देखो, इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया ओवाईडीआर हैज टू टेक रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। ओके अंडर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन विथ बैंगलोर। ओके मतलब बैंगलोर में रजिस्ट्रेशन लेना, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन टू बी टेकन इन द स्टेट ऑफ बैंगलोर। ओके बैंगलोर में रजिस्ट्रेशन आपका जो समझो पबजी है, तो पबजी का गेम तो पूरे महाराष्ट्र, पूरे गुजरात, राजस्थान हर जगह पे खेल रहे होंगे, तो क्या हर स्टेट में नंबर रहते बैठेंगे क्या? नहीं, रजिस्ट्रेशन किधर लेंगे? खाली बैंगलोर में। क्योंकि बैंगलोर एक क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स एंड
इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों के लिए एक हब माना जाता है। ओके, सारे के सारे प्रोसेसिंग उधर, सीपीसी बैंगलोर वाला, आपका आईटीआर भी उधर से ही प्रोसेस होता है, तो उधर ही पूरा मतलब क्या बोलते हैं हेड ऑफिस है टैक्सेस का। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई की स्टेट को, प्लेस ऑफ सप्लाई का स्टेट इज एलओआर। अभी अभी हमने पढ़ा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था, प्लेस ऑफ सप्लाई ओवाईडीआर का लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट था। ओके, अभी यहां पर जो बैंगलोर लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई बैंगलोर नहीं बोला है, यहां पर क्या बोला है, सप्लायर को बैंगलोर में रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन जीएसटी किसको मिलेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई की स्टेट को। अगर पबजी खेलने वाला महाराष्ट्र का है तो जीएसटी का रेवेन्यू महाराष्ट्र को मिलेगा 50%। ओके, राजस्थान का तो उस गवर्नमेंट को मिलेगा। अरे समझ में, आगे इसमें क्या क्या, हाँ हाँ, सब्सक्रिप्शन जब खरीदा तब, नहीं ऐसा नहीं, देखो जब भी आप खरीदते हो ना, तब आपसे एड्रेस पूछता है हर बार, तो जो भी आप एड्रेस आप डालोगे वो, ओके, उधर आधार कार्ड वगैरह केवाईसी नहीं कराएंगे, आपसे ही डिटेल मांगेंगे, आप कौन से स्टेट के हो। बैंक डिटेल तो पूछते नहीं वो लोग, वो तो आपको डायरेक्टली नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है उधर से, वो सप्लायर को नहीं जाता वो डिटेल। ओके, वो तो खाली आपसे पेमेंट मांग रहे हैं, उनके पास आपका बैंक डिटेल नहीं जाता। एड्रेस देखो, स्टार्टिंग में बिलिंग एड्रेस डालते हैं, और रेजर पे आता है मालूम है, स्टार्टिंग में नेम एड्रेस पिन कोड, बस उतना। ओके, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ओवाईडीआर सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंटरमीडियरी, मतलब बेसिकली आप लोगों को डायरेक्टली ओवाईडीआर वाले से सर्विस नहीं आ रहा, आप लोग को उसके अपॉइंट किए हुए किसी पर्सन से सर्विस आ रहा है। ओके, एग्जांपल समझो कि कोई ऐसा एक ऐप है, ओके, एयरटेल का मालूम है बीच में एक ऐप आया था, अभी भी होगा शायद, एयरटेल लाइव स्ट्रीमिंग या ऐसा कुछ ऐप रहता है। ओके, एयरटेल का कुछ एक ऐप है, उस पर आप मूवी वगैरह भी देख सकते हो। ओके, एयरटेल का एक ऐप है, नाम नहीं मालूम मेरे को। ओके, एयरटेल के ऐप पे आप मूवी देख सकते हो, हाँ, एयरटेल एक्सट्रीम। अभी एयरटेल एक्सट्रीम एग्जाम्पल, एयरटेल ने किसी सप्लायर के थ्रू टाई अप करके अपने ऐप पे एक्सट्रीम चालू किया। अभी वो सप्लायर हमको डायरेक्टली सर्विस दे रहा है कि नहीं, हम लोग को एयरटेल के थ्रू दे रहा है, तो एयरटेल इज ट्रीटेड एज इंटरमीडियरी, समझ में आया, सेम सेम सिचुएशन आगे भी। ओके, इंटरमीडियरी एयरटेल हुआ। ओके, अगर उसने एनटीओआर को सर्विस दिया तो एफसीएम, मतलब कि इंटरमीडियरी इज लायबल टू पे जीएसटी, एंड अगर उसने अदर देन एनटीओआर को दिया तो आरसीएम, सेम सेम टैक्सेबिलिटी, खाली इंटरमीडियरी के थ्रू दिया है बस। तो इंटरमीडियरी को रजिस्ट्रेशन किधर लेना पड़ेगा, बैंगलोर, समझा, तो अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। अगर रूल्स हम लोग बाद में देखेंगे, अगर रूल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, समझ में आया पूरा चैप्टर। अच्छा, ये एक एक पॉइंट यहाँ पर अमेंडमेंट का बाकी, ये वाला एकदम सेम सेम पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के ऊपर डिस्कशन है, ऑनलाइन मनी गेमिंग। ओके, मतलब ड्रीम 11। ओके, ड्रीम 11 का जो गेम है, ओके, अगर बाहर का सप्लायर क्रिएट करता है ये गेम को, या फिर ये एक ऐप को क्रिएट कर रहा है, ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि बाहर वाले को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन द स्टेट ऑफ बैंगलोर, सेम टू सेम। क्या लिखा देखो, इन केस वेयर पर्सन इज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, इसको सर्विस को कट कर दो, सॉरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, he shall be liable to pay GST by taking registration in India, he shall be registered in Bangalore, and he shall follow section 14A. Further, where such person is not located in taxable territory, he shall appoint representative, and अगर there is no representative, he shall appoint agent. क्लियर, एकदम सेम टू सेम, सबको समझा पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई। तभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं।